ममता बनर्जी की राजनीतिक कहानी एक जिद की कहानी है, एक अथक संघर्ष की। चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक छात्र कार्यकर्ता उस नेता के रूप में उभरी जिसने बंगाल में 34 साल पुराने एक छत्र राज को जड़ से उखाड़ फेंका। उनकी कहानी की शुरुआत उनके शुरुआती दिनों से होती है। यहीं पर उस स्ट्रीट फाइटर की नींव रखी गई थी जिसे बाद में पूरे देश ने देखा। तो साल था 1975। कोलकाता की एक सड़क और भारत के एक सबसे ताकतवर विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण का काफिला अचानक रुक जाता है। क्यों? क्योंकि एक 22 साल की लड़की, एक छात्रा, उनकी गाड़ी के ठीक सामने सड़क पर लेट गई थी। ये था उनका अंदाज, उनका विद्रोही स्वभाव। और वो थी ममता बनर्जी। उनका बचपन बहुत चुनौतियों से भरा था। पिता के गुजर जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। सुबह 3:30 बजे उठने से लेकर घर संभालने और फिर स्कूल टीचर से लेकर मिल्क डिपो वर्कर तक कई छोटे मोटे काम किए। इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें वो जुझारू नेता बनाया जिसे दुनिया ने बाद में देखा। और ये जुझारूपन उनकी छात्र राजनीति में भी देखा। सोचिए, उस दौर में जब बंगाल के कॉलेजों में कम्युनिस्टों का बोलबाला था, ममता ने अकेले दम पर अपने कॉलेज में कांग्रेस की छात्र शाखा, छात्र परिषद की यूनिट बना दी। इसी हिम्मत ने उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं की नजर में ला दिया। तो यहां से उनकी मुख्य धारा की राजनीति में एंट्री होती है और साथ ही शुरू होती है वो अंदरूनी खींचतान जिसने कांग्रेस पार्टी में उनके सफर को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आया साल 1984, लोकसभा चुनाव। यहां एक ऐसा नतीजा आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ममता ने कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को 19,660 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। सिर्फ 29 साल की उम्र में इस नई नेता ने एक अभेद माना जाने वाला किला ढा दिया था। इस जीत के पीछे उनकी गजब की राजनीतिक समझ भी थी। प्रचार के दौरान उन्होंने सोमनाथ चटर्जी के पैर छूने की कोशिश की। जब चटर्जी थोड़ा असहज होकर पीछे हटे तो ममता ने इसे फौरन अपना अपमान बताकर एक भावनात्मक मुद्दा बना दिया। ये दिखाता है कि वो राजनीति के दांव-पेच कितनी जल्दी सीख गई थी। लेकिन उनका रास्ता फूलों का नहीं था। 1990 में एक प्रदर्शन के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ। स्ट्रेचर पर लेटी उनकी खून से लथपथ तस्वीर रातों रात बंगाल के हर घर में पहुंच गई। ये तस्वीर उस वक्त की सरकार की क्रूरता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गई। अब बात करते हैं उस दौर की, जब कांग्रेस के अंदर तनाव इतना बढ़ गया कि ममता को अपना रास्ता अलग करना पड़ा। तो कांग्रेस के अंदर मामला क्या था? असल में ये सोच का टकराव था। एक तरफ थी ममता, जिनका मानना था कि लेफ्ट फ्रंट से लड़ना है तो सड़कों पर उतरना होगा, आक्रामक होना होगा। दूसरी तरफ थी बंगाल कांग्रेस की लीडरशिप, जो ममता को थोड़ी नरम, थोड़ी समझौतावादी लगती थी। और बस यही वो दरार थी जो समय के साथ और चौड़ी होती चली गई। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अपना एक गुट बनाया और उसे नाम दिया तृणमूल, मतलब जमीनी स्तर। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था कि उनकी राजनीति बंद कमरों में नहीं बल्कि जमीन पर आम कार्यकर्ताओं के साथ होती है। और फिर वो पल आ ही गया जब रास्ते अलग होने थे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाकर एक बहुत बड़ी रैली की। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने उन्हें मनाने की कोशिश तो की, पर उम्मीदवारों को चुनने का अधिकार देने के वादे से मुकर गए। बस यही आखिरी बात थी। 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस एक अलग पार्टी के रूप में पैदा हुई। अपनी पार्टी बनाने के बाद भी उनका संघर्ष रुका नहीं। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब लगा कि उनका राजनीतिक करियर ढलान पर है। लेकिन फिर जमीन से जुड़े कुछ आंदोलनों ने उनकी नाटकीय वापसी की कहानी लिख दी। ये आंकड़े देखिए, ये उनके राजनीतिक जीवन के शायद सबसे बुरे दौर को दिखाते हैं। 2001 में 60 सीटें और 2006 आते आते सिर्फ 30 सीटें, मतलब सीटें आधी रह गईं। कई लोगों को लगने लगा था कि ममता बनर्जी की राजनीति अब खत्म होने की कगार पे है। और ठीक तभी उन्हें एक ऐसा मुद्दा मिला जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा ही बदल दी। सिंगूर और नंदीग्राम। लड़ाई जमीन की थी, किसानों और एक उद्योग समर्थक सरकार के बीच। ममता ने इस लड़ाई में किसानों का साथ देने का फैसला किया। ये आंदोलन कई घटनाओं से भड़का। चिंगारी लगी जब टाटा ने अपनी नैनो फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण की घोषणा की। ममता तुरंत किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गईं। फिर पास के नंदीग्राम में पुलिस की गोलीबारी ने आग में घी का काम किया, जिसमें 14 किसानों की जान चली गई।
आखिर में भारी विरोध के बाद टाटा को अपना प्रोजेक्ट वापस लेना पड़ा, जो ममता के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। इस संघर्ष को एक मानवीय चेहरा देने में तापसी मलिक की दुखद कहानी ने भी बड़ी भूमिका निभाई। ममता ने इस घटना को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, जिससे पूरे देश का ध्यान आंदोलनकारियों के खिलाफ हो रही हिंसा पर गया। और यहीं पर उनकी राजनीतिक रणनीति की असली खूबी दिखती है। उन्होंने उन्हीं मुद्दों को किसान, मजदूर और गरीब लेफ्ट पार्टियों से छीन लिया, जिन पर वो दशकों से अपनी राजनीति करते आए थे। एक तरह से उन्होंने लेफ्ट पार्टियों को उन्हीं के खेल में मात दे दी थी। और अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, वो ऐतिहासिक चुनाव जिसने बंगाल में दशकों पुराने एक दलीय शासन का अंत कर दिया। 2011 का पश्चिम बंगाल चुनाव ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक ऐतिहासिक पल था। 34 साल का लंबा शासन दांव पर लगा था और इस बार चुनौती देने वाली थी ममता बनर्जी। और नतीजे किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थे। ममता के गठबंधन को मिली 227 सीटें, जबकि 34 सालों से सत्ता में रहा लेफ्ट फ्रंट सिर्फ 68 सीटों पर सिमट गया। ये एक जबरदस्त जीत थी। और इसी के साथ उनके दशकों लंबे संघर्ष का अंत हुआ। 20 मई 2011 वो दिन था जब ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो सड़क पर संघर्ष करने से लेकर राज्य की सबसे शक्तिशाली कुर्सी तक का ये सफर आखिर क्या बताता है? ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक अकेली लेकिन लगातार लड़ने वाली आवाज एक बहुत बड़ी और मजबूत व्यवस्था को भी चुनौती दे सकती है और उससे गिरा भी सकती है।